नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है, लेकिन हमारे सामने एक और बड़ी परेशानी आने के लिए तैयार है। जी हाँ, बात कर रहे हैं कोरोना के थर्ड वेव की। ये आ चुकी है, ये आने वाली है। इस बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं कोविड स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौशल। तो पहले तो हम डॉक्टर कौशल का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे इनसे सवाल पूछते हैं हम कि क्या कोरोना का थर्ड वेव जो है वो आ चुकी है या आने वाली है। थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबको दर्शकों को नमस्कार। कोविड का थर्ड वेव जो तीसरा वेव हम बोल रहे हैं, अभी उसका एंट्री का मतलब आप बोल सकते हैं एंट्री आने को है, लेकिन अभी आया नहीं है झारखंड में स्पेशली। मतलब स्टेट्स में कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और महाराष्ट्र में केसेस लास्ट वीक से बढ़ना शुरू हुए, वहाँ पे बोल सकते हैं कि तीसरा वेव स्टार्ट होने का है। और दूसरा वेव क्या कहते हैं हमारा, लेकिन हमारा दूसरा वेव ही अभी डाउन जा रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ पूरा। और इसी बीच में तीसरा वेव का है, जब अब आने का टाइम है। नेक्स्ट मंथ अगस्त सितंबर हम लोग ज़्यादा वॉचफुल होना होगा कि जब वेव का हम लोग बात करते हैं तो वेव मतलब एक साथ सारे केसेस होना, उसको हम लोग वेव बोलते हैं। तो वेव इस बार एक साथ सारे केसेस होंगे। इसमें थोड़ा सा ये चीज़ है कि इसमें 3 फैक्टर्स का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि वायरस का वेरिएंट अगर ज़्यादा चेंज हो जाए तो लोग में इम्यूनिटी उसके लिए कम है, एक कारण वो है। दूसरा होता है कि पिछले वाले वेव से दूसरे वेव के बीच में कुछ दूरी ज़रूर होती है, क्योंकि नॉर्मली आपको एक बार फ्लू भी होती है तो 3 महीने की इम्यूनिटी ज़रूर होती है, और जिसके चेस्ट में गया है उसका 3 से 6 महीने तक दोबारा तुरंत नहीं होता। इसलिए वेव में 3 से 6 महीने का करीब करीब डिफरेंस ज़रूर होगा, गैप। तो ये गैप होने से ही उसके बाद फिर लोगों को जो जिनको मार्च में हुआ था, अब उनको सितंबर होते होते तक फिर से उनके पास इम्यूनिटी कम हो जाएगी। जैसे लास्ट ईयर जिनको अगस्त सितंबर अक्टूबर में हो रही थी, उनको मार्च में फिर होना शुरू हुआ। सेम उसी तरह हम लोग 6 महीने के साइकिल मान के चलते कि एक वेव में, तो जो लोग मार्च में हुए थे वो लोग अप्रैल वाले धीरे धीरे एक अगस्त सितंबर में वो लोग थोड़े ससेप्टेबल होंगे। तो इसलिए ये इतनी गैप भी होती है। तो महाराष्ट्र में केसेस पहले शुरू हुई थी, मार्च के अर्ली में ही हो गया था। हमें मालूम चल गया था कि फरवरी लास्ट में ही वहाँ केसेस बढ़ना शुरू हो गया था। तो वो वाली स्थिति हम लोग 1 महीने 1.5 महीने पीछे रहते, तो हमें और तैयारी का मौका ज़्यादा मिलता है। और तीसरा वेव को बढ़ाने वाला चीज़ होता है सुपर स्प्रेडर इवेंट्स। हम लोग सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बोलते हैं पार्टियों को, शादी जो होती हैं सारी वो, और फिर मेले हो गए, फेयर्स हो गए, सब चीज़ हो गया, मार्केट बहुत ज़्यादा खुला हुआ है उससे। तो ये 3 चीज़ है, ये तीनों चीज़ से वेव कब हिट होगी, और ये एग्जैक्टली मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ मतलब, लेकिन जितने लोग जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं जिनका अंदाज़ा है, तो हिट होने का नेक्स्ट जो 100 डेज़ बोल रहे हैं, हाँ वो ठीक ही बोल रहे हैं, क्योंकि 6 मंथ्स का अप्रॉक्स गैप आपको फर्स्ट जब हिट हुआ था उससे इसमें अप्रॉक्स होता है। तो आप मार्च को अगर लेके चलेंगे तो हम लोग सितंबर में हम लोग को वॉचफुल रहना होगा, अगस्त से सितंबर में, क्योंकि बढ़ेगा अगस्त से ही। अगर एंट्री मारेगी तो अगस्त में मारेगी, सितंबर में वो बढ़ने का लक्षण दिखाएगी। तो हम लोग इसी गैप के हिसाब से बोल सकते हैं कि थर्ड वेव अभी दस्तक दे रही है, लेकिन अभी सेकेंड वेव ख़त्म भी नहीं हुई है पूरी। कोरोना से जो अभी जिन्हें कोरोना हुआ था, जो ठीक हो चुके हैं, उनको थर्ड वेव जो है कितना इफ़ेक्ट करने वाली है, और जिन्होंने वैक्सीन लगाया है उनको किस तरह से खुद को सुरक्षित रखना है, या उन्हें ये कितना परेशान करने वाली है। देखिए, मैंने अभी जस्ट पहली बार ही बताया कि कोविड का अगर फ्लू का भी सिम्टम्स हुआ है तो मिनिमम 3 मंथ्स हम लोग देखते हैं कि 2 से 3 महीने तक वापस कोविड नहीं होता। और न्यूमोनिया हुआ है तो थोड़ा इम्यूनिटी ज़्यादा बनता है, तो 6 मंथ्स तक मतलब पिछली बार भी केसेस नहीं मिले थे कि 6 महीने के अंदर निमोनिया होने वाले को फिर से कोविड हो गया। अगर कोविड हुआ भी है किसी को निमोनिया होने के बाद, तो वो जो कोविड हुआ वो ऐसे ही बस इन्फेक्शन हुआ, सिम्टम्स उतना नहीं आए। मतलब जैसे हम लोग अभी बोल रहे वैक्सीन लेने के बाद जैसे सिम्टम्स आते हैं, सिर्फ सीरियस डिजीज़ नहीं होती, सेम उसी तरीक़ा से जिसको कोविड निमोनिया भी हुआ पिछले मार्च में, उनको इस बार अगस्त सितंबर अक्टूबर जब वो ससेप्टेबल भी होते हैं तो उनको नॉर्मली इस बार सीरियस इन्फेक्शन उसके पहले तक में कम होगी अभी होने पे। सिर्फ सर्दी खांसी बुखार ये सब होंगी,
लेकिन सीरियस इन्फेक्शन होने का संभावना कम हो जाता है। और इसी तरह आप वैक्सीन ले लेते तो वैक्सीन में थोड़ा और इम्यूनोजेनिक एजेंट्स ऐड किया जाता है, तो थोड़ा और ज़्यादा उनसे एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स आए, थोड़ा और अच्छा उनमें क्या कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप करे पेशेंट्स का, तो ऐसा इम्यूनोजेनिक एजेंट्स ऐड किए रहते हैं। तो इसलिए वैक्सीन में तो 6 मंथ से भी अधिक बोला जा रहा है, मतलब 1 साल तक अभी की स्थिति में बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी हमारा सब वैक्सीन्स का उतना टेस्ट नहीं हुआ कि 1 साल के बाद क्या इम्यूनिटी है, 2 साल के बाद क्या है। अभी तो हम लोग नई स्थिति है, नई वैक्सीन है, सब चीज़ है, तो हम अभी बता नहीं सकते, लेकिन 6 महीने से अधिक ही रहेगी और वैक्सीन लेने से। तो आपको जैसे इन्फेक्शन हुआ उसके बाद 1 डोज तो वैक्सीन का वही इन्फेक्ट दे रहा था आपको इम्यूनिटी 2-3 महीने का, 6 महीने तक। आपने वैक्सीन भी उसके 3 महीने बाद सरकार ने बोली कि हो जाने बाद 3 महीने बाद लगा लो आप। 3 महीने बाद इसलिए लगा, 3 महीना लगाए तो फिर बूस्टर का इफेक्ट और 6 महीने 1 साल, तो आप थोड़े लंबे टाइम तक के लिए प्रोटेक्शन मिलेगा। इसलिए कोविड होने के बाद भी वैक्सीन लगवाना है सबको, स्पेशली जिन लोगों को हो चुका है वो तो ज़रूर लगवाए होंगे, और लगवाने के अभी लाइन में लगे भी होंगे। जो मार्च में हुआ वो लगवा लिया होगा, जो अप्रैल मई में हुआ उनको लगवाने का टाइम आ चुका है, तो उन लोगों को लगवा लेना चाहिए वैक्सीन, ताकि होने का चांसेस तो है। और जैसे ही 6 महीने कम होगा उसके बाद फिर नहीं मालूम कितनी इम्यूनिटी बची है। जो नेचुरल इन्फेक्शन हम लोग बोलते हैं, जो नॉर्मल कोविड जिसको हुआ था, उसको 6 महीने बाद कितना इम्यूनिटी बच रहा है ये उसके बॉडी पे डिपेंड कर रहा है। तो वैक्सीन लगवा लेना ही बेहतर है कि उसके बाद आपका इम्यूनिटी और थोड़ा लंबा चलेगा, और हो सकता है वो इम्यूनिटी जो मिला था वो और बूस्टअप हो जाए। तो इसलिए ये चीज़ अभी है कि जिन लोगों को पिछली लहर में अभी कोविड हुआ था, अब 3 महीने सबको होने के हैं। मैं वही बोला, 3 महीने से 6 महीने का एक विंडो गैप होता है 2 लहरों के बीच में मिनिमम। वो गैप को मैं अभी इम्यूनिटी ले लेना, तो अगला 6 महीने और थोड़ा ये होगा, तो लहर को रोकने का तो हमारा सबसे मेन तरीका यही है कि आप एक साथ सारे लोग इन्फेक्ट नहीं हो। इस चीज़ को जानते हुए कि ये इम्पॉर्टेंट है कि वैक्सीन जिनको हुआ था उनको भी लेना है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको इस समय में कैसे ध्यान रखना है, किस तरह से, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल जाना पड़ता है बीच बीच में बार बार चेकअप के लिए, तो उन्हें घर पे ही वो कैसे अपनी सुरक्षा कर सकती है जिसके लिए उन्हें बार बार जो है वो हॉस्पिटल ना जाना पड़े? देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए के साथ तो थोड़ा सा दिक्कत तो है, क्योंकि आपको रेगुलर विजिट्स जो आपको करनी है वो क्या हर की पहले 10वें हफ्ते पे, फिर उसके बाद 3-3 महीने पे, फिर लास्ट वाले सेमेस्टर में थोड़ी जल्दी, स्पेशली जिनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हम लोग बोलते हैं, उसमें आपको डॉक्टर के पास विज़िट तो करनी है। आपकी ये है, मजबूरी भी है कि आपको टाइम पे टाइम विजिट्स करना ही होगा हॉस्पिटल में, या डॉक्टर के पास एटलीस्ट तो विज़िट करना होगा उनके क्लिनिक में। थोड़ा रिस्क तो बढ़ता है, एक तो उनको हम वैक्सीन भी नहीं दे पाए हैं, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को हम लोग वैक्सीन अभी भी टेस्ट नहीं हुए सारे उन पे, जो पूरा प्रोटोकॉल से होता है कि इनको दे के देखा जाए कोई साइड इफ़ेक्ट होता है नहीं होता है। तो हम लोग उनको शुरुआत में क्या होता है कि वो लोग हम लोग वल्नरेबल पॉपुलेशन मान के चलते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़, बच्चे, तो इनको शुरुआत में कोई भी नई दवा होती है उनका टेस्ट नहीं करते उन पर। कोई भी दवा आ जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई वैक्सीन बन गई तो सबसे पहला टेस्टिंग कभी उन पे नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब जनरल पॉपुलेशन पे कर लिया जाएगा उसके बाद ही बच्चों पे करते हैं, गर्भवती महिलाओं पे करते हैं। गर्भवती महिलाओं पे तो और एक्स्ट्रा, क्योंकि दो जान को आप खतरे में डाल रहे हैं अगर पहली बार कोई वैक्सीन दे रहे हैं। तो इसलिए हमेशा जब एक दवा का ट्रायल फेज़ फर्स्ट ईयर के बाद ही जनरली उस पर प्रेग्नेंट लेडीज़ और प्रेग्नेंट पर होता है, उसके बाद ही उन पे अलाउ करते हैं। तो वैसे ही जानवरों में भी उनको टेस्ट करने के लिए प्रेग्नेंट जानवरों पे करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ के चलते अभी तक वैसा सेफ्टी इशू का कंसर्न नहीं हुआ है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ पे अभी इतना डेटा नहीं आया है, टेस्ट नहीं अभी हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग उनको अभी तक वैक्सीनेट कर नहीं पाए। और रहा बात इम्यूनिटी का, उनको तो है नहीं और उनको बार बार हॉस्पिटल्स जाना है। 2-3 चीज़ कर सकते हैं, जो फिक्स्ड इंटरवल्स है, जो जिस पे जाना है वो तो जाना है, इसके सिवाय कम जाना पड़े उसके लिए जो होता है प्रेगनेंसी में आप अपना डाइट को अच्छा रखें हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स जो मतलब सदियों से हमारे घर में सबको ही बताता आता है कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये मतलब आयुर्वेदिक भी जो बाकी भी है, जो अलाउड होता है घर में, खाना अच्छा खाना, प्रोटीन अच्छे लेना, क्योंकि आपको 2 लोगों का न्यूट्रिशन पूरा करना है, तो वो उस चीज़ को ध्यान देना। कोई छोटी हल्के फुल्के भी कुछ दिक्कत लग रही है तो कंसल्ट कर लेना डॉक्टर्स के अपने। और अभी तो जो डॉक्टर्स हैं वो भी उनसे टेली कंसल्टेशन और वीडियो कॉल भी अटेंड कर रही हैं, जो ऑप्स के इनफैक्ट वेव के समय तो ज़्यादातर लोग वैसे ही हिट होने पे वैसे ही कर रहे थे।
हाँ, हमें भी दिक्कत हुआ था क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ जो आ रही थी कोविड के साथ, उसमें मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि स्पेशली अगर लास्ट ट्राइमेस्टर है तो लास्ट वाला तिमाही में 8वां 9वां महीना होता है, तो फिर आपको ऐसे सेंटर पे मैनेज करना होता है जहाँ पे ऑप्स की भी फैसिलिटी हो और आईसीयू की भी फैसिलिटी हो, तो थोड़ा सा वो दिक्कत हुआ था। लेकिन नॉर्मल मुझे लगता है जो हम लोग हॉस्पिटल भी जा रहे थे, जो कोविड प्रिकॉशंस है, मास्क पहनना, दूरी मेंटेन रखना, अभी भी हम लोग मेंटेन करेंगे तो हम लोग मैक्सिमम लोग सेफली हॉस्पिटल विजिट्स भी इतने ज़्यादा ये नहीं है कि हॉस्पिटल में अभी ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी भीड़ है कोविड का, ये उन्होंने आइसोलेशन में ही रखा है अभी, जहाँ ऐसा नहीं कि एक टाइम था जब पूरा हॉस्पिटल ही भरा हुआ था क्योंकि जगह नहीं थे बेड्स, लेकिन अभी सिर्फ जो आइसोलेशन वार्ड्स है उसी में है, तो बाकी हॉस्पिटल सेफ है। आप हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में डॉक्टर का जाके अभी टाइम टू टाइम विजिट उसको करना है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो ज़रूरी है, जिस पे आपको बुलाया गया है कि हर महीने पे एक बार आना है, वो आपको जाना है लास्ट ट्राइमेस्टर में, उसको आप अवॉइड करके घर पे रहना और कुछ दूसरा कॉम्प्लिकेशन होते थे ना, ये मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ। मुझे लगता है जब टाइम है तो जाना है, लेकिन कोविड प्रिकॉशंस अपने जो है उनको फॉलो करना है और जाना है, अपना सेफ्टी मेंटेन करना है। थर्ड वेव जो है वो किस उम्र के लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा? लोगों के बीच में ऐसी मतलब उनका मानना है कि बच्चों को जो है ये ज़्यादा इफ़ेक्टेड करेगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जैसे दूसरी लहर में भी हमारे जो एल्डरली पॉपुलेशन था उनको थोड़ा सा रिस्क कम हुआ है, देखा गया कि उनको कम हुआ, यंग लोग को ज़्यादा हुआ। तो कारण सीधा ये था कि बूढ़े लोगों ने थोड़ा ज़्यादा एहतियात बरता, तरीके से बात समझा कि कोविड के प्रिकॉशंस कैसे लेने, घर में रहना है, आपको फिजूल का बाहर नहीं निकलना, तो उन लोगों ने एहतियात बरता। लेकिन जो यंग पॉपुलेशन था, जो अर्निंग पॉपुलेशन था, कुछ का मजबूरी भी है निकलना है, आपको जानना, लेकिन बहुत लोगों ने पार्टियां काफ़ी हुई, नए साल के बाद से ही शुरू हो गई, होली की पार्टी तक इतनी पार्टियां हुई कि कोविड का असर उन पॉपुलेशन पे ज़्यादा हुआ। और वो लोग को वैक्सीन भी जब मार्च में अर्ली शुरू हुआ जनरल पॉपुलेशन के लिए, तो एल्डरलीज हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में थे, उनको फर्स्ट पहले से अलाउ हुआ, तो उनके पास थोड़ी सी इम्यूनिटी हुई भी। और जो यंग पॉपुलेशन था उसके पास ना वैक्सीन का इम्यूनिटी शुरू हुआ था, ना उन्होंने कोविड के एहतियात जो बरतने चाहिए वो बरते, तो उनको ज़्यादा हिट हुआ। यही चीज़ आप तीसरी वेव में सब बोल रहे हैं तो कि नहीं, यंगर पॉपुलेशन में ये मानता हूँ, क्योंकि यंगर पॉपुलेशन अभी क्या है, 18 साल के ऊपर वाले लोग ज़्यादातर को वैक्सीन मिलना शुरू हो गया है, और उनको मिलने के चलते आपको क्या कहते हैं, उनको वैक्सीन मिलने के बाद कुछ तो प्रोटेक्शन एकदम श्योरिटी है कि सीरियस डिजीज़ नहीं होगी उतनी। अब 90-95% प्रोटेक्शन है, ज़्यादातर वैक्सीन का 90% का प्रोटेक्शन रेट है, तो आपको सीरियस इन्फेक्शन नहीं होने का तो थोड़ा चांसेस कम है। 18 से जो छोटे हैं हमारे बच्चे, उनको हमें अभी वैक्सीन का स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उनको अभी मिला नहीं है, तो थोड़ा वल्नरेबिलिटी हम लोग बोलते हैं। लेकिन जैसा पिछली बार भी कुछ लोग बच्चों को हुआ है, वही मान के चल रहे हम लोग, कुछ बच्चों को होगा, सब कोई वल्नरेबल है, सब कोई उस डिजीज़ में सीवियर डिजीज़ होगा, बहुत कम चांसेस होंगे, क्योंकि उस 12-13 साल 14 साल तक तो आपकी इम्यूनिटी खुद बन रही होती है। तो उस इम्यूनिटी जब खुद बन रही होती है, तो आप नया वायरस भी ले तो आप उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने लगेंगे, तो उनका जो सिस्टम है, क्योंकि उनको बहुत चीज़ नई मिल रही होती है शुरुआत के 10 सालों में, तो उससे वो इम्यूनिटी बना रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकदम सब कोई पैनिक कर जाए कि नहीं बच्चों को हो जाएगा, ये होगा, ये पैनिक करने वाला नहीं है। क्योंकि मुझे जहाँ तक अभी तक ऐसा है कि कहीं भी थर्ड वेव जहाँ स्टार्ट भी हो गया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही को हो रहा है। और दूसरा चीज़ है कि बच्चों के में एक अपना इम्यूनिटी लेवल डेवलप करने का एक अलग टेंडेंसी होता है, फिर हीलिंग पावर भी अलग होता है। उनमें अगर कोई सीरियस भी हुआ है तो आपको मोर्टेलिटी सुनने में नहीं मिला होगा, क्योंकि उनमें बहुत कम रेयर, क्योंकि उन लोग क्या हीलिंग पावर भी, जो अगर किसी का फेफड़े में इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए तो हीलिंग पावर बहुत फास्ट होता है। तो ये तीनों चीज़ों के चलते ये नहीं है, जो भी अभी वैक्सीनेटेड नहीं है वो थोड़ा रिस्क पे है। और थोड़ा ये स्कूल्स बंद ही हैं अभी भी, और मोस्ट प्रोबेबली और 1-2 महीने बंद रहेंगे, क्योंकि इस बार क्या है कि लहर को रोकने के लिए सरकार पहले से, ये दूसरे वेव में सबने देख लिया, थोड़ा सा भी हटना, मतलब आपका कंसंट्रेशन हटा, दुर्घटना होने का चांसेस है। तो इस बार सरकार भी है कि इस बार लॉकडाउन को बहुत धीरे धीरे तरीके से खुल रहा है, उस पर जोर वैसे ही पड़ रहा है, तो आपका सुपर स्प्रेडर इवेंट्स होने नहीं दे रहे हैं।
तो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स नहीं होने दे रहे, तो वेव हिट करने का चांसेस कम है। तो उतना पैनिक नहीं करना है, लेकिन हमारा जो कोविड का प्रिकॉशंस है वैक्सीनेशन के लिए, और बाकी जितने लोग बच रहे हैं सबका, और मोस्ट प्रोबेबली बच्चे वाले भी वैक्सीन का नेक्स्ट मंथ हम लोग को जहाँ तक उम्मीद है कि, क्योंकि ट्रायल्स कंप्लीट हो गया है 12 to 18 मंथ्स का, अभी बहुत जल्दी उनके लिए भी वैक्सीन का सरकार की तरफ से ये हो जाएगा। केंद्र सरकार का भी है कि इस नेक्स्ट मंथ या हम लोग का अगर थर्ड वेव हिट करना शुरू होगा तो उनके लिए भी 12 से 18 में, उनसे छोटे बच्चों को बहुत कम रिस्क है। लेकिन हाँ, प्रिकॉशंस उनके लिए भी लेना है, और उनके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि वो मास्क लगाना उनके लिए नेचुरल चीज़ नहीं है। छोटे बच्चों को आप 10-12 साल के 13 साल के आप मास्क लगाओगे, वो हटा देना चाहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग भी उनके लिए फॉलो करना आसान नहीं है। तो थोड़ा सा हमारे पास है चैलेंजेस, लेकिन वो चीज़ हम लोग को कोविड बिहेवियर अपने बच्चों को भी सिखाना होगा। कौन सा वेरिएंट जो है वो थर्ड वेव का कारण बन सकता है? ऐसा कहा जा रहा है कि डेल्टा प्लस जो है वो थर्ड वेव ला सकता है, आपका क्या कहना है? देखिए, इस बारे में कहना तो सबसे डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये वायरस की वेरिएंट हर 2 महीने में कुछ ऐड हो जाती है। ये वायरस अपने आप को इतना जल्दी चेंज कर रहा है कि आपको ये बोलना है कि ये वेव इसी से आएगा। 2 चीज़ में मैं उस समय बोला, वेव आने में हमेशा होगा कि कौन सा वेरिएंट पिछली बार से इस बार चेंज हुआ, कितना चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा तब तो सच में इम्यूनिटी का थोड़ा चीज़ जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जितना देखा चेंज हुआ, काफ़ी चेंज हो गया। डेल्टा ही काफ़ी अलग था, और पिछला वेव में डेल्टा का ही ज़्यादा रीज़न था सेकेंड वेव में इंडिया में, क्योंकि हम लोगों को जो मार पड़ी वो डेल्टा कहीं पड़ी। अभी वो डेल्टा जैसे ही बाहर फैला तो वो अफ्रीका में अभी थर्ड वेव है, बाकी जगह थर्ड वेव है। उस थर्ड वेव का जो दिखा रहा है वो डेल्टा ही है। हमारे को डेल्टा का मार पड़ चुका है। डेल्टा प्लस इसलिए लोग बोल रहे हैं कि इस बार डेल्टा प्लस होगा, नया लैम्बडा भी आ गया है वेरिएंट, लेकिन और ये हो सकता है 2 महीने में और 2-3 वेरिएंट्स आ जाएं। इनके वेरिएंट्स इतना तेज़ी से होता है। अब इसमें क्या हुआ, डेल्टा के साथ अलग क्या था कि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस था। पिछली बार घर में आप आइसोलेट कर लेते थे तो एक पेशेंट को तो नॉर्मली सबको इन्फेक्शन हो जाए जरूरी नहीं था, लेकिन डेल्टा वेरिएंट में ये देखा गया कि घर में एक को भी गया, वो हवा से भी पूरा सबको हो गया, उस कॉलोनी में सबको हो गया। ऐसा हुआ है डेल्टा वेरिएंट से। तो ये वाला थोड़ा इन्फेक्शस ज़्यादा था, तो इसलिए मास्क सिर्फ मतलब जिन्होंने मास्क नहीं पहना, इनफैक्ट घर में भी अगर कोई पेशेंट रखा है आइसोलेशन में, उनके घर में सबको हो गया। तो वो प्रिकॉशंस रखना घर पे भी ज़रूरी था। तो डेल्टा वेरिएंट तो इम्पॉर्टेंट था ही, डेल्टा वेरिएंट को हमने देख चुका। डेल्टा प्लस में उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है अभी तक, लेकिन हम लोग लेकिन आज भी इस वायरस के बारे में कुछ बोल नहीं सकते कि 3 महीने बाद ये किस तरीक़ा का चेंज हो चुका होगा। हम लोग आज से 2 महीने बाद का बोल रहे हैं, सितंबर में है हमारा नया वेरिएंट का, नया थर्ड वेव का हिट करने का हम लोग मान के चल रहे हैं 100। तब तक वायरस और चेंज कर जाए, इसलिए चेंज करने वाला वायरस है। तो जो नॉर्मल लेकिन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बोला गया है, जो कोविड प्रिकॉशंस, वो उस पर भी लागू है। चाहे कोई भी वेरिएंट आ जाए, कितना भी चेंज हो जाए, वो उस पर लागू रहेगा। आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, आज ये स्थिति में नहीं हो कि 6 महीने बाद कौन सा वेरिएंट आ गया कि इतना डिफरेंस हो गया कि हो सकता है वैक्सीन का भी रोल कम हो। अभी तक तो नहीं देखा गया, क्योंकि डेल्टा प्लस डेल्टा दोनों पे जो सारी वैक्सीन का भी टेस्ट हो रहा है, लगभग उसमें प्रोटेक्शन है। तो अब आगे के लिए वैक्सीन्स चेंज हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी, इतना बोलना आगे के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। वेरिएंट्स आते रहेंगे हर समय। अभी जैसे आपका बर्ड फ्लू था, स्वाइन फ्लू था, उनके भी वेरिएंट्स आते रहते हैं, लेकिन उस वेरिएंट आने के बाद भी ये बर्ड फ्लू पूरा महामारी का रूप ले ले, वेव का रूप ले ले, अब नहीं होता है उतना, क्योंकि लोगों में इम्यूनिटी आ जाती है। वैक्सीन से एक हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर लेते हैं, इन्फेक्शन से कर लेते हैं, दोनों से तो उतना भी ये नहीं है कि वेरिएंट्स आएगा तो वेरिएंट्स आ रहा है तो हम लैम्बडा आ रहा है, अगला दिन कुछ दूसरा आएगा थीटा, हम उनसे डरने लग जाएं। डरना हमें अपना बिहेवियरल चेंज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिहेवियरल चेंज अगर हम लोग कर रहे हैं और ये करेंगे तो हम ऐसे भी सेफ रहेंगे। जस्ट मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी तो हम बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू से उतना नहीं डरते हैं। मान लो मैं ठीक है, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना है, नहीं खाना है नॉनवेज और ये इस टाइम अवॉइड करना है, तो सेम इसी तरीक़े से अगर हम अभी ये सामाजिक दूरी है, थोड़ा पार्टियाँ और थोड़ा ये अवॉइड करके रखें तो ज़्यादा बेहतर होगी।
तो जैसा कि डॉक्टर कौशल ने हमें जो अभी सेकेंड वेव चल रहा है, थर्ड वेव आने वाला है, इसके बारे में बहुत ज़रूरी और अहम जानकारियाँ दी। अब अंत में इनसे पूछना चाहेंगे कि सेकेंड वेव से थर्ड वेव में जो लक्षण जो दिखेंगे लोगों में वो कितने अलग होंगे, और दूसरा कि आप लोगों को अपनी तरफ से, क्योंकि आपने बहुत सारे इस समय में बहुत सारे पेशेंट्स देखे, आप बिल्कुल लोगों को अपने करीबी से उनके हर सिम्टम्स को जाना, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो खुद को कैसे सुरक्षित रखें? देखिए, दूसरे से तीसरे लहर में या पहले से दूसरे लहर में भी लक्षणों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा सा लक्षण जो पिछली बार क्या था, जो लोगों को नहीं मालूम था कि पेट खराब होना, क्या कहते हैं, उल्टियाँ लगना, पेट में दर्द होना, ये भी कोविड के लक्षण थे। इसलिए जो नॉर्मल बुखार आना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि लोग क्या हो रहा, बुखार तो मुझे आया ही नहीं। दूसरे लोग क्या कहते हैं, आपको बुखार नहीं आया तो बोले कि मुझे तो नहीं हुआ कोविड, और पेट खराब था, सिर्फ ये था। बाद में सांस फूलने की दिक्कत शुरू हुई है, तो अभी शुरू हुई है। तो ये सब चीज़ के चलते मिसकम्युनिकेशन था कि नहीं सिर्फ बुखार आएगा और खांसी होगी तभी कोविड है। नहीं, सर्दियाँ होगी, आँख से पानी आ रहा, थोड़ा सर दर्द है, वो भी कोविड का लक्षण हो सकते हैं। आपके पेट में थोड़ा सा खराब है, हल्का सा कुछ लूज टूल्स हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, साथ में पेट दर्द हो रहा है, किसी को सिर्फ हल्की उल्टियाँ लग रही है, गैस के जैसा लग रहा है, वो भी कोविड का लक्षण था। पिछली बार इसमें क्या हुआ ना, लोगों ने बोला नहीं मुझे तो नहीं है। और स्पेशली जो एल्डरलीज है या जो बच्चे हैं, उसमें सिम्टम्स तो आपको मिलेंगे भी नहीं। हो सकता बच्चों में तो तब भी तेज बुखार आता है। बहुत बार क्या होगा, सिर्फ खाना कम करना और एक्टिविटी लेवल डाउन है उसका, बच्चा थोड़ा सुस्त है। बूढ़ों में भी यही लक्षण पिछली बार काफ़ी था, क्योंकि मेरे पास ऐसे मरीज बहुत आए थे जो बूढ़े थे, बोले इनको तो कभी फीवर आया नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अभी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, पिछले एक हफ्ते से एकदम नहीं खा रहे हैं, क्या कहते हैं, सुस्त हैं, बेड में पड़े रह रहे हैं, जो नॉर्मल चलते फिरते थे वो नहीं कर रहे हैं, घर में एकदम सुस्त पड़े हुए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। और वो निमोनिया का लक्षण था। वो क्या हो रहा था, उनको पहले हफ्ते में जो बुखार और सर्दी खांसी होती है वो हुआ नहीं उतना लोगों को। बहुत लोगों को हल्का सा एक दिन हल्का सा सर दर्द हुआ या कुछ भी नहीं हुआ, और हल्के से धीरे धीरे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, अंदर से थोड़ी सी बुखार हुई थी जो कि आपका उतना नोटिसेबल नहीं था। लोगों ने बाकी नहीं समझा, 4-5 दिन 6 दिन बाद उनको कमजोरी लगने लगा, खाना कम कर दिया। ये भी निमोनिया का लक्षण था कि आपको अंदर से अच्छा ही नहीं लग रहा है, आप खा नहीं रहे हैं। तो जैसे बच्चे और बूढ़े बहुत सिमिलर होते हैं, ये दोनों को मैं आपको एक लक्षण पे देख के हमेशा आपके अंदर रेड फ्लैग साइन मैं बोलता हूँ उसको, कि आपको लाल बत्ती जल जानी चाहिए कि अगर बच्चा या कोई भी बूढ़े हैं व्यक्ति खाना नहीं खा रहे, खाना अंदर से किसी को खाने का मन नहीं है, मतलब अंदर कुछ तो गड़बड़ है। और दूसरा सुस्त हो जाना, ये दोनों साइंस देख के ये पे बहुत चलता है। सीरियस बीमारी में ये सबसे पहला लक्षण है इनफेक्ट स्टार्ट होने है। फीवर तो लगातार आते रहे तो आपको मार्कर हो जाता है कि नहीं फीवर आ ही रहा है, 102 आ रहा है, 103 आ रहा है, तो आप हॉस्पिटल जाने के लिए, डॉक्टर्स के पास जाने के लिए ऐसे ही बाध्य हो जाते हैं। वो तो अच्छा अर्ली वार्निंग साइन है फीवर। लेकिन जब वार्निंग साइंस नहीं आए, खांसी उतना नहीं है, तब भी कुछ वार्निंग साइंस होती है। उसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप भूख ना लगना, अंदर से बहुत सुस्ती होना, आपको चलने फिरने में भी थकान महसूस होने लगना, नॉर्मल घर के अंदर चलने फिरने में थकान महसूस हो जाना, ये सब अर्ली निमोनिया के लक्षण है। आपको पकड़ने के लिए हो सकता है आप एक सिंपल चीज़ कर सकते हैं कि घड़ी देख के अपना सांस लंबा रोक के कोशिश कर सकते हैं। तो आप जैसे ही लंबा सांस रोकोगे, नॉर्मल हर इंसान को 20 सेकंड तक सांस रोक लेना चाहिए। जो लोग फिट हैं, जिनको और कोई बीमारी नहीं है सांस की, तो 20 सेकंड्स आराम से सांस रोक सकते हैं। तो जो 20 सेकंड नहीं रोक पाए, 20 सेकंड रोकने के पहले ही खांसी हो रही है, क्योंकि उसके पहले आपको खांसी होने लग रही है, मतलब आप सांस रोकने का प्रैक्टिस कीजिए। पहली बार नहीं बोलूँगा, 3-4-5 बार कर लिया, उसके बाद भी आप 20 सेकंड्स नहीं रोक पा रहे हैं, पहले ही 10 सेकंड रोकते रखते 5 सेकंड रोकते खांसी हो जाती है। तो डीप इंस्पिरेशन में जो हम लोग बोलते हैं गहरे सांस लेने में खांसी हो रही है, तो निमोनिया का लक्षण है। वैसे ही बात करते करते आपको खांसी हो रही है, थोड़ा सा चलने पे खांसी बढ़ने लग गई, ये सब निमोनिया के लक्षण। तो ये सब जब लक्षण हो तो हॉस्पिटल में या डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। सबको हॉस्पिटल नहीं, पहले डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। उसके बाद जिसमें उनको डॉक्टर साहब को लगेगा कि ये थोड़ा नहीं माइल्ड निमोनिया नहीं है या सीवियर निमोनिया की तरफ का लक्षण है, तो उनको उस हिसाब से डॉक्टर हॉस्पिटल में जिनको जाने की जरूरत होगा जाएंगे जिनको ये। और जो अब बचने का बोल रहे हैं इन लक्षणों से, तो मैं यही बोला कि हम वेव को रोकने का तरीका में तो जो कोविड प्रिकॉशंस है वो फॉलो करना, वैक्सीनेशन का ये एक हिट करना। जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाएगा वेव नहीं आएगा। जो पिछले वेव में क्या हुआ, हम लोग अभी आज इतने वेव के बारे में बात करें, हम लोग पहले वेव के बाद दूसरे वेव का कभी बात नहीं किए थे। कारण क्या था
कि सबको लगा अच्छा ठीक है ऐसे रहे। जब सेकेंड वेव में देखा कि ऐसा होता है कि पूरा सारे बेड्स भर जाते हैं, हॉस्पिटल्स पूरा फुल हो जाता है, तब आज हम लोग ज़्यादा वरीड हैं कि थर्ड वेव में क्या होगा। तो सच्चाई ये है कि हम लोग को इस बार तो रोकने के लिए और बहुत मीन्स आ गए हैं। कोविड प्रिकॉशन सबने अब तो सबने सीख लिया है। जो एक नॉर्मल डर भी होना चाहिए था, जो डर ज़रूरी है, एक्स्ट्रा पैनिक नहीं, लेकिन एक डर होना चाहिए कि आप कोविड से ये सब दिक्कत हो सकती है, वो भी नहीं था। बहुत लोगों ने फेस नहीं किया था फर्स्ट वेव में कि क्या होता है कोविड में, किस तरीक़े से सांस में दिक्कत होती है और कितना दिक्कत होती है। इतनी होती है कि सांस के लिए आप ऑक्सीजन लगा दो, वेंटिलेटर लगा दो, तब भी तड़प तड़प के आदमी मरता है। तो ये चीज़ भी लोग समझ गए हैं कि किस तरीक़ा का जानलेवा है कोविड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार कोविड से प्रिकॉशंस, जो कोविड के प्रिकॉशंस है वो ज़्यादा लेंगे, वैक्सीन लेके अपने को सीवियर डिजीज़ से प्रिवेंट करेंगे, और थोड़ा जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बोलता हूँ उनको थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो इवेंट्स अचानक से केसेस बढ़ाते हैं, और जब अचानक से आप केसेस बढ़ता है और हॉस्पिटल पर लोड पड़ता है तो सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं मिलती। अब वही 10 पेशेंट्स को 2 डॉक्टर देख रहे थे, अचानक 50 आ जाएंगे तो उनको वो केयर तो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो हम लोग का हेल्थ केयर नॉर्मली स्ट्रेन पे आ जाता है, तो फिर वो सर्विसेज नहीं मिलती उतनी अच्छे से, नर्सिंग नहीं, सब चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा सकता। आप ये चीज़ कैसे सोच सकते हैं कि नॉर्मली वहाँ 40 पेशेंट होता था और वहाँ अगर 150 पेशेंट हो जाए तो सेम केयर उसी तरह, आप तुरंत से नर्सेस हायर नहीं कर सकते हैं या कुछ भी चीज़ नहीं हो सकता। तो वेव में हिट नहीं करना हम लोग का यही है। कोविड ख़त्म तो नहीं हम तुरंत कर पाएंगे, लेकिन कम से कम हम लोग पिछली बार वाला नज़ारा नहीं देखना है किसी को। वेव की तरह नहीं आए, केसेस आए, ट्रीटमेंट होगा, सब कोई ठीक हो रहे थे। मैं जो याद है जनवरी से मार्च के बीच में भी कोविड था, ख़त्म नहीं हुआ था पूरा, लेकिन उस समय जो लोग आ रहे थे सब कोई अच्छा ट्रीटमेंट। मुझे नहीं लगता है कि 1 या 2 कोई केसेस नहीं, तो कोई मोर्टालिटी नहीं, सबको, क्योंकि लोग भी जान गए थे कि क्या ट्रीटमेंट है, क्या चीज़ है, आ रहे थे हॉस्पिटल, आराम से ट्रीटमेंट हो रहा था। लेकिन इस सेकेंड वेव में क्या हुआ कि अचानक इतना स्ट्रेन पड़ा हॉस्पिटल्स पे और ये पे डॉक्टर्स पे, जो पूरा हेल्थ केयर कम्युनिटी पे, कि आप उतना पॉपुलेशन एक बार में हो जाए। यहाँ पर है कि 1000 पॉपुलेशन पे 1 बेड का रेशियो है, जिसको बढ़ा के सुधार करके अभी सरकार और भी बेड्स बढ़ाया है, तो 500 पे भी हो जाएगा। और अब ये सोचिए 500 पे 1 बेड है, अगर हम उसको अच्छा भी मानते, तो ये वेव होता है तो 100 लोग को एक ही बार में हो गया, आप कहाँ से बेड लाओगे। तो ये वाली दिक्कत ना हो, हम लोग वेव्स को हिट रोक पाए, इसमें ये 2-3 चीज़ों का बहुत रोल है। कोविड प्रिकॉशंस, सुपर स्प्रेडर इवेंट से बचना और वैक्सीनेशन। तो हम लोग ये चीज़ को करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तीसरी लहर जैसी चीज़ ही नहीं आएगी। तो हम डॉक्टर कौशल का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने जो है हमें छोटी छोटी और बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ दी, जिसको लोग अक्सर कई बार जो है वो अवॉइड कर जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।